मुअज़्ज़म नूरुल हुदा सैयद जनाब नूरुल हुदा सैयद साहब, मेहमान खुसूसी मोहम्मद हसन खान साहब, मेहमान एजाज़ी ताज अली राना साहब, इकबाल लतीफ़ साहब और मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, मैं ये समझता हूँ कि इस पर बड़ी भरपूर गुफ्तगू हो चुकी है और दोनों तख्लीक़ात पे और वक्त की कमी क्योंकि आ रही है, इसलिए ज़्यादा बात नहीं की जा सकती। मुझे तो दरअसल शुक्रिया ही अदा करना है। मैं बेहद ममनून हूँ हल्का अरबाब ज़ौक़ की इस नशिस्त को आप सब अहबाब ने इतनी रौनक बख्शी आपकी मौजूदगी की वजह से। और मैं ये कल अर्ज़ करूँगा आसिफ़ अली आसिफ़ साहब ने बड़ी उम्दा निज़ामत की, ख्वाजा मोहम्मद आज़म साहब भी मौजूद हैं, नौमान भी मौजूद हैं, मोहतरमा रिहाना रूही हैं, प्रोफेसर डॉक्टर फ़रतुल्लाह कुरैशी हैं, तनवीर सुखन साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने तख्लीक आप अपनी गज़ल पेश की, मोहतरमा तबस्सुम ज़हरा रिज़वी साहिबा और खालिद मौजूद हैं और खालिद दानिश साहब मौजूद हैं, मोहसिन नकवी भी मौजूद हैं, मोहसिन नकवी साहब की तस्वीरें कहते हैं बिल्कुल, डॉक्टर शिराजी मौजूद हैं और डॉक्टर उमैर अहमद ख़ान साहब हैं, मोहतरमा नगमान शेख हैं और महर जमाली हैं और शकील अहमद सत्ती साहब हैं, जनाब जमील अदीब साहब हैं, सदर इकबाल भी नज़र आए थे मुझे और हज़रत ज़ाहिद हुसैन ज़ाहिद जौहरी हैं, जनाब रहमान निशात साहब हैं, प्रोफेसर ये हसन अस्करी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें बड़ी भरपूर गुफ्तगू तो हो गई है। ये कि जिस तरह से मुबारकबाद गज़ल के हवाले से दी है मोहतरमा रिहाना रूही ने और दीगर अहबाब ने, तो उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ ख़ुसूसन मोहतरमा रिहाना रूही का इतना इत्मीनान ज़ाहिर करना कि बहुत मुबारक हो, यहीं तक रहो, एक एतबार से ये बात हो जाती है। ये गज़ल जो है अगर आप देखें, अभी मैं पिछले दिनों खालिद मोइन की भी ये गज़ल पढ़ रहा था, दू बदू चाहिए मुझको तू चाहिए, देखी होगी आपने फेसबुक पे भी, और हमें वो सुना भी रहे हैं। गोया ये जो है वो रदीफ काफिया आजकल यानी ये कि मार्केट में है कि से ये मेरा हरगिज़ मतलब नहीं है खुदा न खास्ता, क्योंकि कभी कभार होता है एक ही ज़मीन में बहुत से शोरा बात कर रहे होते हैं। अब ये जो है वो ज़ाहिद हुसैन ज़ाहिद जौहरी साहब की ज़बान में मैं कहूँ कि उन्होंने तो जो ज़हरा साहिबा के हवाले से बात की है, तो एक अरसे से ज़ाहिद भाई तो अभी बड़ी नरम खुई सी बात करते हैं, नरम मिजाजी से, और इस तहकीक की ज़रूरत है कि पता नहीं कितने लोग अपने घरों में बंद हो गए, यानी जिन्होंने पहली बार जो है तख्लीक़ात पेश की। तो मोहतरमा ज़हरा ने ये दूसरी बार अपनी कहानी पेश की है। यकीनी तौर पे ये अपनी जगह है कि ये ऐसा भी महसूस हुआ कि इसमें जासूसी और एक सस्पेंस का जो एलिमेंट आ गया, तो ये डाइजेस्टो की कहानी बनने जा रही होती है, जैसे मोहतरमा रिहाना रूही ने कहा है। अब हम ज़्यादा इस कहानी के बारे में यूँ भी बात नहीं कर सकते क्योंकि जब वो जमील अदीब सैयद बोल रहे थे तो मान ये ख्याल गया, जिस तरह से वो देख रही थी कि वो चुड़ैल अभी भी इनके पास महफूज है उस किरदार के बाद, और इनके जो शरीके सफ़र हैं उनके पास वो लिबास भी मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ का भी ख्याल करना पड़ता है। बाकी ये यकीनन बहुत क्रिएटिव हैं माशाल्लाह, जिस तरह से पढ़ रही थी हल्का अरबाब ज़ौक़ की तनकीदी नशिस्तों में, जैसे कि ज़ाहिद हुसैन ज़ाहिद जौहरी साहब ने फरमाया, तख्लीक़ात पेश करते हुए जब आप तख्लीक़ात पेश करते हैं तो एक तो यह है कि आप जो है किसी को बता नहीं सकते कि तवज्जो दीजिए, तवज्जो हो, ये सब बड़ी इजाफी बातें हो जाती हैं। आप अपनी तख्लीक़ पेश करें बहुत ही शरीफाना तरीके से, जैसे हसन अस्करी साहब अपनी तख्लीक़ात मैंने देखा है जब भी कभी पेश करते हैं तो वो बिल्कुल पीछे हट जाती हैं। एक किताब के भी ये मुसन्निफ़ है, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, या ख्वाजा मोहम्मद आज़म साहब हैं, वो लोगों की ही छोड़ देते हैं कि भाई वही बात करेंगे। तो एक चीज़ और है कि अदब आज कहाँ है, इसको तो देखिए। ज़ाहिद हुसैन ज़ाहिद जौहरी साहब ने जो है वो अफसाना कहानी किस्सा वो सारी बातें आपको बताई हैं। तो इस एतबार से कहानी मैं समझता हूँ, जैसा कि रिहाना रूही साहिबा ने कहा, यहाँ पे भी अहबाब ने ये बात की कि आसिफ ने भी, कि आपके अंदर यकीनन बड़ा पोटेंशियल है माशाल्लाह। आप तो भाई कहानी कहने का हुनर जानती हैं, बुनत का, उसकी ट्रीटमेंट का, कहाँ जाके जो है वो किरदारों के हवाले से कहाँ वार करना है, ये सब जब आपके पास ये सब है तो आप हमें उसे बताने में और ख़ुद इंजॉय करने में ही जो है वो वक्त ज़ाया न कीजिए। डॉक्टर उमैर अहमद ख़ान साहब ने भी इस जानिब निशानदेही की है, और महर जमाली ने जो मुबारकबाद दी है
اور محترمہ نغمانہ شیخ نے، میں ہنوز اس سوچ میں ہوں کہ مبارکباد اتنی کم انہوں نے کیوں دی۔ یہ بھی جرأت اظہار کی بات ہوتی ہے کہ ہمارے تنویر سخن صاحب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ روشنی کے لیے مجھ کو افلاک پر چاہتوں کا دیا 4 سو چاہیے۔ بات یہ ہے کہ تصوف کا حوالہ اپنی جگہ، ہر چیز جب آگے چلی جاتی ہے، جب آپ کا علم، آپ سٹڈی کرتے ہیں، آپ کا پرسیپشن، تو ایک سطح تو ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ آرڈر دینے کی تو حیثیت میں ہی نہیں ہوتے۔ ڈائریکٹیو کہاں سے آپ دے رہے ہیں؟ آپ کا اورینٹیشن بتاتا ہے کہ آپ کہاں ہیں۔ تو تھوڑا سا اس طرف بھی جو ہے وہ، بے شک رونق حیات کے آپ دوست ہیں اور وہ اپنی جگہ ہے، رونق میلہ جو تو، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ قاری کو بھی، یہاں رونق حیات وہ نہیں ہے بھائی، میں زندگی کے رونق کی بات کر رہا ہوں، ان کے ماشاءاللہ ان میں جو رونق پائی جاتی ہے، جی یہ رونق حیات اسی کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ کچھ چیزیں تنویر صاحب نے جس طرح سے بتانے کی کوشش کی ہے قاری کو، پڑھنے والے کو، تو وہ ایک سطح پہ، جیسے ابھی دوستوں نے کہا بھی، وہ ایک سطح پہ جو اضافی ہو جاتا ہے، لیکن ایک اور دوسری سطح بھی ہے کہ اس کی اظہاریت میں ٹھیک ہے، میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ ایک بات تو نظر آ رہی ہے کہ یہ جو ہے وہ ایک سطح پہ اپنے عجز کے باعث جو ہے وہ اوور پوزیسو نظر آتی ہیں، لیکن بہرحال جو خواہش ہے وہ تو بڑی نیک ہے، خواہش تو جو ہے وہ تسلیم و رضا کی نظر آ رہی ہے، اور آخری شعر تو بلا شبہ اللہ اللہ چاہیے۔ تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ تنویر سخن کوشش کر رہے ہیں اور انہیں بہت آگے جانا ہے، انہیں صحیح معنوں میں ابھی غزل لکھنا ہے، ابھی ہمارے شہر کے بہت سے لوگوں کو لکھنا ہے، یعنی شاعری یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے جو آج کل عمومی طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ شاعری کا ابتدائیہ ہے، لیکن ابتدائیہ اتنا جاندار ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اوریجنلی تخلیق کہاں پہ ہوگی۔ میں بہت ممنون۔